अर्ज किया है, शुरू हो गया है ट्रिग्नोमेट्री मचेगा धमाल, शुरू हो गया है ट्रिग्नोमेट्री मचेगा धमाल। आज के लेक्चर में देखेंगे टी रेशियोज के कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल। बोलो वाह वाह। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो मैं हूं आप लोगों का मैथ्स मेंटोर और हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में अपना अगला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर चुके थे, जहां पे कल का लेक्चर हमारे ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर था, जहां पे हमने अपने टी रेशियोज के सारे कंसेप्ट को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में समझा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूर से जाके उस लेक्चर को देखें सर। तो बस उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड सवालों की सीरीज को स्टार्ट कर देंगे। यानी कि सर ये जो हमने टी रेशियोज के कंसेप्ट पढ़ लिए, अब उन पे बेस्ड सवालों की सीरीज देखेंगे, जहां पे आज का ये लेक्चर हमारी सीरीज में पहला लेक्चर रहेगा, जहां पे सबसे पहले ये सीखेंगे सर कि हमारे इन सवालों की कहानी में ये जो फर्स्ट टाइप के सवाल होते हैं, ये फर्स्ट टाइप के सवाल कैसे होते हैं, फर्स्ट वैरायटी के सवाल कैसे होते हैं और इन सवालों को कैसे टैकल करना है, और इसी वैरायटी के बहुत सारे सवालों को सॉल्व भी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर की कहानी को शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर हमारे लिए एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बहुत की पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि लास्ट लेक्चर के साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कर दी थी। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हार्ट, बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को ह्यूमन बॉडी की तरह ट्रीट करें सर, तो ट्रिग्नोमेट्री का हार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया, सब कुछ समझते हुए डिस्कस किया। जी हां सर, लास्ट लेक्चर में हमने टी रेशियोज की पूरी कहानी को, सारे कंसेप्ट्स को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लिया था सर। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके मन में ट्रिग्नोमेट्री के प्रति बचपन से जो खौफ था, बचपन से जो डर था, वो डर बहुत हद तक कम हो गया होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, कुछ लेक्चर्स हो जाने दो, इस डर को बिल्कुल प्रिंसर जीरो बना देंगे। मतलब इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा ना कि ट्रिग्नोमेट्री से आप लोगों को बिल्कुल प्यार हो जाएगा सर। तो लास्ट लेक्चर में हमने टी रेशियोज के सारे कंसेप्ट्स को कंप्लीट कर लिया। अब बारी आ चुकी है उन कंसेप्ट्स को सवालों में अप्लाई करने की। जी हां सर, इस लेक्चर से अपने कंसेप्ट पे बेस्ड सवालों की सीरीज की शुरुआत कर देंगे। तो बहुत टाइप के सवाल यहां पे बन सकते हैं, तो उन सारे सवालों को हम टाइप वाइज, वैरायटी वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिससे कहानी हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आज के लेक्चर में अपने क्वेश्चन सीरीज में सबसे पहले सवालों की वैरायटी, सवालों के सबसे पहले टाइप के बारे में बिल्कुल डिटेल में सब कुछ समझते हुए पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस टाइप के बहुत सारे सवालों को टैकल भी करेंगे सर। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले अपने टाइप 1 के सवालों को हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले यह समझेंगे कि ये जो टाइप 1 के सवाल है, इनको पहचानना कैसे है, इन सवालों की कहानी कैसी होती है। उसके बाद ये भी जानेंगे कि इस वैरायटी को, इस टाइप को टैकल कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, और इस वैरायटी में बहुत सारे सवाल भी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर की कहानी को शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो टाइप 1 के सवाल हैं, इनकी कहानी कैसी होती है, इनको पहचानना कैसे है। तो अब आपका पूरा फोकस यहां बोर्ड पे होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखो, तो ये जो पहला वाला सवालों का टाइप है, इसको पहचानते कैसे हैं सर, इस सवालों की कहानी क्या है, इसको ध्यान से सुनना। तो इस टाइप के अंतर्गत या तो ऐसा होगा कि आपको सवाल ऑलरेडी एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके दे देगा, जहां पे आपके उस राइट एंगल ट्रायंगल में या तो 3 साइड्स में से 2 साइड्स की लेंथ आपको बता दी जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायंगल के तीनों ही साइड्स की लेंथ आपको बता दी जाए सर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सवाल आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके ना दे, डायग्राम ना दे,
आपको ट्रायंगल की कहानी को स्टेटमेंट के फॉर्म में, लैंग्वेज के फॉर्म में बता दे, यानी कि बिना फिगर के लैंग्वेज के फॉर्म में, या तो आपके राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स में से किसी भी 2 साइड की लेंथ बता दी जाए, या यह भी हो सकता है कि स्टेटमेंट के फॉर्म में, लैंग्वेज के फॉर्म में आपके ट्रायंगल के तीनों ही साइड्स की लेंथ बता दी जाए। अब यह करने के बाद सवाल यह करेगा सर कि आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो 2 एक्यूट एंगल्स हैं, या तो दोनों एक्यूट एंगल्स पे बात करेगा या फिर दोनों में से किसी एक एक्यूट एंगल पे बात करेगा। तो यहां पे जो एंगल पे बात होगी उसके हिसाब से या तो आपसे कुछ टी रेशियोज की वैल्यू पूछ लेगा, या हो सकता है सारे के सारे 6 के 6 टी रेशियोज की वैल्यू आपसे पूछ ले। तो ये जो पूरी कहानी है ये आपको समझ में आई क्या? आनी चाहिए सर। तो ये जो पूरी पहचान वाली बात है, अगर मैं इसको समराइज कर दूं बिल्कुल सिंपल लफ्जों में, तो कहानी यहां पे सवालों की कुछ ऐसी होती है कि या तो सवाल आपको सीधे सीधे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके दे दे, या ड्रॉ करके ना दे, स्टेटमेंट के फॉर्म में, लैंग्वेज के फॉर्म में उस ट्रायंगल के बारे में बताए। क्या बताएगा सर? तो या तो आपको ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ दे देगा, या फिर 3 में से किसी भी 2 साइड्स की लेंथ दे देगा। उसके बाद वो आपके ट्रायंगल के किसी एक एक्यूट एंगल पे चर्चा कर लेगा, और उस टारगेट एक्यूट एंगल के या तो कुछ टी रेशियोज पूछ लेगा, या तो उसके लिए सारे टी रेशियोज पूछ लेगा। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो सर सवाल को पहचानना कैसे है ये हमने यहां पे सीख लिया। अब यहां पे ये भी जान लेते हैं कि ये जो टाइप 1 वाली वैरायटी है, ये जो हमारा सवालों का टाइप है, इसको टैकल कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, इसको ध्यान से सुनना। तो अगर आप लोगों ने मेरा कल वाला लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है तो आपको इस टाइप की कहानी सुनते ही समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, दिमाग में चल रहा होगा। फिर भी एक बार बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। तो सॉल्व करने की कहानी कुछ ऐसी रहेगी कि अगर पहले से ट्रायंगल बना के दे दिया है तब तो बहुत बढ़िया, मजे की बात है। अगर पहले से ट्रायंगल बना के नहीं दिया है तो सबसे पहले आप सवाल के लैंग्वेज की मदद से अपना राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे। अब उसके बाद बारी आती है ट्रायंगल के साइड रिप्रेजेंटेशन की। तो सर कोई भी सिचुएशन हो, पहले से ट्रायंगल बना के दे या ना दे, आप सवाल के हिसाब से अपने ट्रायंगल के साइड्स को रिप्रेजेंट कर लेना। ध्यान से सुनिएगा, अगर तीनों साइड्स बता दिए गए हैं तब अगेन बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 3 में से कोई 2 साइड की लेंथ बताई गई है तो तुरंत सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम के इस्तेमाल से अपने ट्रायंगल के बचे हुए साइड की लेंथ निकालिएगा। क्योंकि प्रिंस सर ने आपको कई बार सिखाया है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको साइड से रिलेटेड चर्चा मिलती है तो पाइथागोरस बाबा हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े होते हैं। तो ये जो सिचुएशन है सर, जहां पे आपके ट्रायंगल के 3 में से कोई 2 साइड की लेंथ गिवन है, तीसरा आपको नहीं पता है, तो क्या करोगे सर? साइड की कहानी है, पाइथागोरस बाबा को यूज करोगे और फट से अपने ट्रायंगल के बचे हुए साइड की लेंथ निकाल लोगे। अब एक बार आपको अपने ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ पता चल गई, आधा सवाल यहीं पे सॉल्व हो गया। अब आगे क्या करना है इसको ध्यान से सुनना। अब कहानी यह है कि सवाल में जिस भी ट्रायंगल के एक्यूट एंगल को टारगेट एंगल मानना है, सवाल के अनुसार आप अपने ट्रायंगल का टारगेट एंगल सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे ही आपने अपना टारगेट एंगल सेलेक्ट कर लिया, उसके हिसाब से आप अपने राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस की कहानी को मार्क कर लीजिए। यानी कि अपने थीटा के हिसाब से, अपने एंगल के हिसाब से आप तुरंत अपने ट्रायंगल में PBH की कहानी को मार्क कर लेंगे। एक बार ये मार्क हो गया, अब आपको 6 में से किसी भी टी रेशो के बारे में पूछे, आप उसकी कहानी PBH के टर्म्स में जानते हो, फॉर्मूला लगाओगे, डेटा को पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपके टी रेशो की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहां पे एक छोटी सी बात को ध्यान में रखना, सर कुछ सवाल ऐसे भी मिल सकते हैं जहां पे हो सकता है कि वो दोनों ही एक्यूट एंगल्स पे बात कर जाए। तो जब इस टाइप की सिचुएशन बनेगी
तो आपको बारी बारी से एक एक करके अपने टारगेट एंगल मानने पड़ेंगे। यानी कि जब आप एक टारगेट एंगल मानोगे तो उसके हिसाब से पीबीएच मार्क करोगे। अब जब दूसरे टारगेट एंगल को मानोगे तो बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि पुराने वाले पीबीएच की मदद से ही सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बड़ा ब्लंडर। जब टारगेट एंगल नया हो गया तो आपको पता है सर कि पी और बी बदल जाएगा, तो पहले देख लीजिए कि नए टारगेट एंगल के हिसाब से पीबी की कहानी कैसे सेट होगी। एक बार सेट हो गई उसके बाद आप अपने एंगल के हिसाब से किसी भी टी रेशो की वैल्यू फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हो सर। तो यही पूरी कहानी है इस टाइप नंबर 1 की, वैरायटी नंबर 1 की। यही कहानी यहां पे लिखी हुई है, एक बार पढ़ के सुना देता हूं। तो पहचानने का तरीका क्या है सर? Either right angle triangle is drawn with its 2 or 3 sides given, or in a right angle triangle data of 2 or 3 sides is given and 1 or all t ratios of a particular acute angle is asked। जो बताया वही यहां पे लिखा हुआ है सर, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगेन टैकल करने का तरीका देखिए। फर्स्ट ड्रॉ द ट्रायंगल इफ डेटा इज गिवन। उसके बाद सर इफ ऑल साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल गिवन देन इट्स फाइन। बहुत बढ़िया। इफ एनी 2 साइड्स गिवन देन यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द थर्ड साइड एंड देन as per the target angle mark PBH and find any t ratio using the formula like sin theta बराबर p by h, cos theta बराबर b by h and so on सर। इसके बाद अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखिएगा। रिमेंबर दैट इफ टारगेट एंगल चेंजेस देन p and b also changes। तो इस इंपॉर्टेंट बात को भी दिमाग में रखना है सर। तो ये जो पहला टाइप हम देखने वाले हैं इसकी पूरी कहानी हम समझ चुके हैं। सवाल पहचानना कैसे ये समझ लिया, और सवाल पहचानने के बाद सॉल्व कैसे कैसे करना है ये भी समझ लिया। तो अब यहाँ पे सवालों पे टूट पड़ते हैं और लेक्चर का सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट A if AB is equal to 12, AC is equal to 5 and BC is equal to 13, find all these 6 trigonometric ratios of angle B। अब ये क्या बोला जा रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे सवाल में कोई ट्रायंगल ABC पे चर्चा हो रही है। अब ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल है ये आपको डायरेक्टली नहीं बताया गया, ये आपको इनडायरेक्टली घुमा के बताया गया है। आपको ये घुमा के इनडायरेक्टली बताया गया है कि आपका ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पे इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि ये जो ट्रायंगल ABC है ये कुछ इस तरीके से है कि आपका ट्रायंगल A पे राइट एंगल्ड है। मतलब ये हुआ कि आपका ट्रायंगल ABC इस तरीके से है कि आपके ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल A पे 90 डिग्री बन रहा है। अब खुद बताओ, अगर किसी ट्रायंगल का एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है तो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं सर? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो घुमा के इनडायरेक्टली बताया गया है कि मेरा ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब उसके बाद मेरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ हमें बता दी गई है कि AB है 12, AC है 5, BC है 13। अब तीनों साइड्स की लेंथ बता देने के बाद हमसे अपने ट्रायंगल के टारगेट एंगल B के लिए सारे के सारे टी रेशोस की वैल्यू निकालने को कहा जा रहा है। यानी कि बिल्कुल सिंपल लफ्जों में कहानी यह है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल ABC पे चर्चा हो रही है जहां पे आपके ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ बता दी गई है। अब टारगेट एंगल B को मानते हुए आपको सारे टी रेशोस की वैल्यू बतानी है। सवाल की कहानी क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और आपको यह भी रियलाइज हो रहा होगा सर कि सर ये तो टाइप 1 वाली वैरायटी है, ये तो वैरायटी नंबर 1 का सवाल है सर। तो यहां पे सवाल के एक्सप्लेनेशन से वैरायटी भी हमें पकड़ में आ चुकी है सर। अब वैरायटी क्लियर है तो वैरायटी को टैकल कैसे करना होता है ये भी क्लियर है। फटाफट अपने टैकल करने वाले स्टेप्स को अप्लाई करते हैं। तो कहोगे सर इस सवाल में हमें फिगर गिवन नहीं है, ट्रायंगल गिवन नहीं है, तो सबसे पहले लैंग्वेज की मदद से ट्रायंगल बनाना पड़ेगा।
तो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे चर्चा हो रही है सर। तो रैंडम तरीके से कैसे भी, जैसे आपकी मर्जी, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लीजिए। समझना सर, आप अपना राइट एंगल ट्रायंगल कई तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। आप अपना राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, या ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, या ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, या ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपकी मर्जी वैसे रैंडमली अपने राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लीजिए सर। मान लो मैं यहां पे रैंडमली अपने राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहां पे प्रिंस सर ने राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, जहां पे ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल प्रिंस सर ने यहां पे बनाया है। अब सर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को पुकारेंगे कैसे? ए इधर सुनना, ओ उधर सुनना, ऐसे करके थोड़ी ना बोलेंगे, इसका कुछ नाम होगा ना। तो पंडित जी ने ऑलरेडी ट्रायंगल का नाम रख दिया है, ट्रायंगल ABC। तो हमारे ट्रायंगल भैया है ट्रायंगल ABC। अब मुद्दा यह है सर कि क्या हम यहां पे अपने ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स को रैंडमली A बोल सकते हैं, किसी भी वर्टेक्स को रैंडमली B बोल सकते हैं, किसी भी वर्टेक्स को रैंडमली C बोल सकते हैं, या फिर यहां पे वर्टेक्स के प्लेसमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन है? तो सवाल पढ़ के समझ में आता है सर रैंडमली किसी को भी कुछ नहीं बोल सकते। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। सवाल में बोला गया है कि मेरा राइट एंगल ट्रायंगल ए पे राइट एंगल्ड है, यानी कि मुझे बताया गया है कि मेरे ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला एंगल वर्टेक्स ए पे बन रहा है। तो हमने जो अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है उसके हिसाब से 90 डिग्री कहां है? कहोगे सर 90 डिग्री इस वाले वर्टेक्स पे है, यानी कि सवाल के अनुसार ये वाला वर्टेक्स ए होना चाहिए सर। ये रिस्ट्रिक्शन है इंपॉर्टेंट, जो कि आपको दिमाग में रखनी है। अब यहां पे बोलोगे सर ए के लिए तो बोला गया था सर, BC के लिए तो कुछ नहीं बोला जा रहा है। बिल्कुल सही बात, BC के लिए कुछ नहीं बोला जा रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि आपकी मर्जी है। आप चाहो इसको B बोल दो, इसको C बोल दो, या फिर आप चाहो तो इसको B बोल दो, इसको C बोल दो। आप कैसे भी मान के बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली प्रिंस सर यहां पे इस वाले वर्टेक्स को B बोल देते हैं और रैंडमली इस वाले वर्टेक्स को C बोल देते हैं। तो अपने राइट एंगल ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस का नामकरण भी कर लिया। अब नामकरण कर लिया है तो फटाफट ये जो साइड्स की लेंथ गिवन है इसको भी लिख लेते हैं सर। तो मुझे यहां पे लेंथ क्या क्या गिवन है ध्यान से देखना। तो मुझे गिवन है सर AB 12, ध्यान से देखना, AB 12, इसके बाद AC है 5, AC गिवन है 5, और BC गिवन है 13, BC गिवन है 13, लिख लिया। अब बहुत ध्यान से प्रिंस सर की बात को सुनना। सर AB, BC, AC ये क्या है? ट्रायंगल के साइड की लेंथ है, लंबाई है। अब लंबाई है सर, लंबाई को कभी भी नापेंगे, लंबाई को कभी भी मेजर करेंगे तो कोई ना कोई यूनिट होती है सर। कहोगे सर यहां पे तो सवाल यूनिट ही देना भूल गया है, कुछ मिस्टेक लग रही है। कोई मिस्टेक नहीं है, ऐसे दिया जा सकता है बिना यूनिट के लेंथ। तो यहां पे सर लेंथ की बात बिना यूनिट के हुई है, कुछ बताया ही नहीं कि 12 क्या, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर, क्या सर 5 क्या, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर। तो क्या यूनिट है ये बताया ही नहीं गया है। तो समझना बात को, कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पे यूनिट क्या है ये बताया नहीं गया है, तो आपको नहीं पता है कि क्या यूनिट है, इसी वजह से उसके बगल में इतना यूनिट्स करके हम लिख देते हैं। जिस तरीके से आप लोगों को ग्राफ में सिखाया था ना मैंने कि स्केल लिखते वक्त इतना यूनिट्स करके लिखते हैं, बिल्कुल वही लॉजिक यहां पे भी सर, कि कोई यूनिट नहीं लिखी है तो खुद से इतना यूनिट्स करके हम लिख देते हैं सर। ये लिखने का एक बेहतर तरीका माना जाता है। तो ये काम यहां पे कर लेंगे। तो 12 यूनिट्स, अगेन 5 यूनिट्स, अगेन 13 यूनिट्स, ये हमने लिख लिया सर। तो ट्रायंगल बना के नहीं दिया गया था, सबसे पहले ट्रायंगल बनाया, उसके बाद ट्रायंगल के जो भी साइड्स की लेंथ गिवन थी उनको भी हाईलाइट कर लिया। अब किसकी बारी सर? अब देखो किस टारगेट एंगल पे चर्चा चल रही है। तो यहां पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो दिख रहा है सर कि जिस टारगेट एंगल पे हमें चर्चा करनी है वो है एंगल बी। अब आपके फिगर के हिसाब से एंगल बी कहां है सर? यहां पे है हमारे फिगर के हिसाब से एंगल बी। तो इसी एंगल बी पे चर्चा करनी है। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली हमने एंगल के रिप्रेजेंटेशन का तरीका सीखा था ना,
तो इस एंगल बी को रैंडमली रिप्रेजेंट करते हुए कुछ अल्फा मान लो, बीटा मान लो, थीटा मान लो, कुछ भी मान लो सर, मान सकते हो, क्योंकि एंगल को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपने एंगल बी को मान लो बिल्कुल रैंडमली, प्रिंस सर यहां पे थीटा मान लेते हैं, ठीक है सर। यानी इसी टारगेट एंगल थीटा पे मुझे अपने सारे के सारे टी रेशोज की बात करनी है। अब सर थीटा मानने के बाद, टारगेट एंगल ढूंढने के बाद अगला काम यह है सर कि मुझे अपने फिगर में पी, बी और एच को हाईलाइट करना। हाईलाइट करने का नियम जानते हैं। कहोगे सर एच तुरंत मिल जाएगा यहां पे, क्योंकि एच होता है मेरे ट्रायंगल के सबसे बड़े वाले एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड। तो आपके राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल होता है 90, इसके सामने वाली अपोजिट साइड ये है सर, यानी कि ये हो गया एच, यानी कि हाइपोटेनियस। अब पी बी की कहानी थीटा पे डिपेंड करेगी। हम गाना जानते हैं, थीटा के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है? परपेंडिकुलर रहता है सर। तो थीटा के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है, यानी कि जो बच गया वो आपका बेस हो गया। तो हमने अपने टारगेट एंगल की मदद से पी बी एच की कहानी को हाईलाइट कर लिया। अब फटाफट सारे टी रेशियोज पे बात कर सकते हैं। तो टारगेट एंगल है थीटा, इसके हिसाब से बात करें सर, सबसे पहले मान लो साइन थीटा पे बात करते हैं। तो साइन थीटा को हम पी बी एच के टर्म में एक्सप्रेस करना जानते हैं। फॉर्मूला हमें याद है सर, साइन थीटा होता है पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। वैल्यू पुटिंग करिए सर। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 5 यूनिट्स का, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस आपकी हो गई सर 13 यूनिट्स की। ये हमने यहां पे वैल्यू पुटिंग कर दी। अब यहां पे दिख रहा है सर, यूनिट से यूनिट कट जाएगा, ये वैल्यू आ रही है 5/13, ठीक है सर। यानी अच्छे से लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, यहां पे देयरफॉर साइन थीटा बराबर 5/13। ये हमने यहां पे अपने 6 टी रेशियोज में से एक टी रेशियो की वैल्यू निकाल ली। फटाफट नोट डाउन करिए। इसी तरीके से बाकियों पे बात कर लेते हैं सर। इसके बाद कॉस थीटा को पी बी एच के टर्म में जानते हैं सर, होता है बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस। वैल्यू पुटिंग करते हैं। बेस है सर 12 यूनिट्स का, तो 12 यूनिट्स डिवाइडेड बाई आपका हाइपोटेनियस जो कि है सर 13 यूनिट्स का, तो 13 यूनिट्स हो गया। तो यूनिट से यूनिट कट गया सर, ये आ रहा है 12/13, ठीक है सर। तो यहां पे हम बोल देंगे कॉस थीटा बराबर 12/13। ये अच्छे से हमने कॉस थीटा की कहानी को भी लिख लिया। अब अगले पे आ जाते हैं, टैन पे बात कर लेते हैं। देखो सर, तो टैन थीटा क्या जानते हैं? टैन थीटा हम पीबीएच के टर्म में जानते हैं सर, ये होता है पी बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। वैल्यू पुटिंग करिए। परपेंडिकुलर हो जाएगा सर 5 यूनिट्स, डिवाइडेड बाई आपका बेस हो जाएगा सर 12 यूनिट्स। इसको भी हमने यहां पे लिख लिया। अब यूनिट से यूनिट कट गया, ये वैल्यू आ रही है 5/12। तो यहां पे लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर 5/12। ये वैल्यू कितनी आ रही है सर? 5/12 निकल के आ रही है यहां पे। तो अच्छे से लिख लिया यहां पे टैन थीटा बराबर 5/12। अब सर टैन थीटा हम अगर चाहते एक और तरीके से निकाल सकते थे। कैसे? तो कल का लेक्चर याद करिए, सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट वाले याद करिए। सर हमने सीखा था कि टैन थीटा को साइन और कॉस के टर्म में लिखा जा सकता है। हम टैन थीटा को ऐसा भी लिख सकते हैं सर, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब ये लिखने का फायदा ये है सर कि साइन थीटा मुझे पता है, कॉस थीटा पता है, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो भी टैन थीटा आ जाएगा सर। पुट करके एक बार निकाल के देखते हैं। साइन थीटा है 5/13, लिख लिया सर 5/13, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा है सर 12/13, लिख लिया यहाँ पे 12/13। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे सर तो ये हो जाएगा 5/13 डिवाइडेड बाई 12/13, यानी कि इंटू 13/12। तो 13 से 13 गया, अल्टीमेटली देखो 5/12। सेम आंसर निकल के आ रहा है। तो आप अगर चाहते ऐसे भी टैन थीटा निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट इतनी कहानी पहले नोट डाउन करिए, ठीक है सर। तो यहां पे दोनों में से किसी एक तरीके से टैन निकाल लेना। उसके बाद अब और बचे हुए टी रेशियोज पे भी बात कर लेते हैं सर। तो ध्यान से यहां पे सुनिएगा। टैन के बाद मान लो कॉट निकाल लेते हैं सर। तो कॉट थीटा अगेन दो तरीके से निकाल सकते हो। तरीका नंबर 1 पीबीएच की मदद से निकाल लो सर। हमें पता है सर टैन होता है पी बाई बी और कॉट होता है इसका रेसिप्रोकल, यानी कि बी बाई पी। तो b कितना है सर? b है 12 यूनिट्स,
इसके बाद P कितना है सर, P है आपका 5 यूनिट्स। तो यहाँ पे यूनिट से यूनिट गया, ये वैल्यू आ रही है 12/5। तो क्या दोगे सर, cot थीटा बराबर यहाँ पे 12/5 हो जाएगा सर। ये हमने एक तरीके से यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है सर, ठीक है सर। अब एक और तरीके से निकाल सकते थे, पहले इतना नोट डाउन करो सर। अगेन कल ही के लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से ये सीखा है कि सर कॉट टैन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी कि हम कॉट थीटा को टैन के टर्म में लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और हमने tan थीटा की वैल्यू निकाली है, इसकी मदद से भी आ जाएगा सर। तो यहाँ पे 1/tan थीटा यानी कि 1/5/12। तो 1/a/b बराबर b/a होता है, आपको सिखाया है लास्ट ही लेक्चर में। तो यहां से वैल्यू बोल सकते हैं 12/5। देखो सेम आंसर निकल के आ रहा है। फटाफट कहानी को नोट डाउन करिए। तो कॉट आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, आपकी मर्जी है। अब आगे बढ़ते हैं सर, कोसेक की कहानी देख लेते हैं। कोसेक की कहानी देख लेते हैं। अगेन ध्यान से यहां पे सुनना। तो अगर यहां पे कोसेक की कहानी देखें सर, तो कह दोगे कोसेक थीटा हम PBH के टर्म में जानते हैं सर कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कोसेक हो जाएगा H/P। क्या हो जाएगा सर, H/P हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग करिए। H है आपका 13 यूनिट्स डिवाइडेड बाई P यानी कि परपेंडिकुलर है आपका 5 यूनिट्स। लिख लिया सर, यूनिट से यूनिट गया, ये वैल्यू आ रही है 13/5। यानी अच्छे तरीके से लिखें सर, तो यहाँ पे लिख लेंगे कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर, 13/5 हो जाएगा सर। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। सर आप चाहते तो कोसेक एक और तरीके से निकाल सकते थे, दिमाग लगाओ। कहोगे सर कि हमने लास्ट लेक्चर में ही सीखा था कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन निकाला है, इसकी मदद से कोसेक भी डायरेक्टली आ जाएगा। कह दोगे सर यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते थे, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब साइन थीटा को पुट कर देते हैं 1/5/13, यानी कि ये कर लेंगे सर, तो यह आ जाएगा 13/5। देख लो यहाँ पे अगेन सेम आंसर आ रहा है सर। तो कोसेक भी यहाँ दो तरीके से निकाल सकते हैं। अब अपने फाइनल टी रेशियो सेक पे बात कर लेते हैं। तो अब सेक थीटा की भी कहानी देख लेते हैं, ध्यान से यहां पे सुनिएगा। तो हम PBH के टर्म में बात करें सर, तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस है B/H, यानी सेक हो जाएगा H/B। क्या हो जाएगा सर, H/B। H आपको पता है, B आपको पता है। H है 13 यूनिट सर, 13 यूनिट्स डिवाइडेड बाई आपका बेस कितना है सर, B कितना है, ये है 12 यूनिट सर। इसको यहाँ पे लिख लिया, यूनिट से यूनिट गया, या रहा है 13/12। यानी अच्छे से लिखें तो लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 13/12। ये हम अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हैं सर। तो सेक आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर एक और रास्ता निकालने का, पहले इतना नोट डाउन करो, फिर एक और रास्ता बताऊंगा। सर आप ऐसे भी सेक की कहानी को निकाल सकते थे कि आपको पता है सर सेक कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉस की मदद से निकाल लो। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, कल ही के लेक्चर में सीखा था। तो 1/, कॉस क्या है 12/13, तो ये यहाँ पे हमने लिख लिया 1/12/13, यानी कि आ जाएगा 13/12। देखो यहाँ पे सेम आंसर निकल के आ रहा है आपका सेक का 13/12। क्लियर है सर, ऐसे भी निकाल सकते थे। तो जैसे जैसे सॉल्व किया जा सकता था सब कुछ आपको बता दिया। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से एग्जाम में बना सकते हो। फटाफट पूरी कहानी पहले अच्छे से नोट डाउन करो, थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। क्लियर है सर सभी को कहानी, अब समझना। अब यहां पे एक और मजेदार चीज को जानो। पहले यहां पे कुछ चीजों को इरेज कर देता हूं, एक और मजेदार चीज को जानो। सर सवाल सॉल्व कर लिया, एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, कैसे बताऊंगा, ध्यान से यहां पे सुनना, इंपॉर्टेंट है। कैसे सॉल्व किया जा सकता था बताऊंगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सर, बिल्कुल ध्यान से। उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे फिगर भी क्लियर करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे फिगर का डायरेक्शन भी क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको साफ सुथरा फिगर में चीज़ें समझ में आए। ठीक है सर। अब देखो मैंने जब यहाँ पे सॉल्व किया तो जो मेरा टारगेट एंगल था उसको कुछ रिप्रेजेंट करके सॉल्व किया। आप बिना रिप्रेजेंट किए भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे, इसको समझना। तो टारगेट एंगल बी पे बात हो रही थी ना, तुमने बी को मार्क कर लिया, तुमको ज्यादा लग रहा है तो इसको एंगल बी बोल दो, नहीं भी बोलोगे तो चल जाएगा। अब देखो अगर मैं कहीं लिखता हूं साइन थीटा, तो कल के लेक्चर में आपको पढ़ने का तरीका बताया था। तरीका क्या होता है, साइन ऑफ एंगल थीटा, ये पढ़ने का तरीका होता है। यानी कि अगर एंगल बी पे मुझे बात करनी है
तो टी रेशियोज की बात करने के लिए मैं ऐसा लिख देता हूं, साइन बी, कॉस बी, टैन बी, ऐसा भी लिख सकता हूं सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़ने का तरीका क्या होगा, कहोगे सर साइन ऑफ एंगल बी, कॉस ऑफ एंगल बी, टैन ऑफ एंगल बी। तो आप रिप्रेजेंट करके भी बना सकते हो या डायरेक्टली ऐसे भी लिख के बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का प्रोसीजर वही सेम है। तो आप ऐसे करके बनाओ या ऐसे करके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही अप्रोच सही है। फटाफट इस कहानी को नोट डाउन कर लो। क्लियर है सर? तो यहां पे अच्छे से इस सवाल के थ्रू समझ लिया कि अपने कंसेप्ट्स को कैसे कैसे अप्लाई करना है। अब इसी सवाल के लिए आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं, फटाफट प्रेजेंटेशन को नोट डाउन कर लो। ठीक है सर? तो यहां पे ये रहा प्रेजेंटेशन। सबसे पहले एक थीटा वाले तरीके में प्रेजेंटेशन कैसे स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले तुमने एंगल बी को थीटा माना है ना, तो इस बात को लिखोगे कि लेट एंगल बी बराबर थीटा। अब बारी बारी से हर टी रेशो पे बात करोगे डायग्राम बनाने के बाद। तो डायग्राम इस तरीके से बना लेना, आपको सिखाया था सर। उसके बाद यहाँ पे लिख लिया साइन थीटा होता है p/h, वैल्यू पुटिंग की, सिंप्लीफाई किया, मतलब जो किया था वही यहाँ अच्छे से लिखा है सर, कुछ अलग नहीं है। अगेन इसी तरीके से कॉस पे बात हुई, टैन पे बात हुई, कोसेक पे बात हुई, सेक पे बात हुई, कॉट पे बात हुई। प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार साइड हो जा रहा हूं थोड़ा सा। तो थीटा के तरीके से कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, ये जो दूसरा रास्ता बताया था, अगेन इसको देख लो। तो यहां पे कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आपको बोला गया था कि अपने ट्रायंगल के एंगल बी के लिए आपको सारे टी रेशियोज पता करने हैं। तो बी के टर्म में ही खेल रहे हैं, सीधे सीधे साइन बी बराबर p/h, वैल्यू पुटिंग की, वैल्यू निकाली, ऐसे ही कॉस, ऐसे ही टैन, फिर कोसेक, सेक, कॉट। अगेन प्रॉपर प्रेजेंटेशन, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां पे एक ही सवाल के थ्रू कहानी बहुत ही अच्छे से हम समझ गए होंगे सर कि कैसे कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वैरायटी पहचानना कैसे है, वैरायटी को सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना है, सब कुछ यहां पे करके देख लिया प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। ठीक है सर? तो उम्मीद करता हूं इस सवाल की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है, in a triangle ABC, right angled at A, if AB is equal to 5, AC is equal to 12 and BC is equal to 13, find sine of angle B, इसके साथ साथ cos of angle C, इसके साथ साथ tan of angle B, या इसी बात को मैं ऐसा कह सकता हूं, find sin B, cos C and tan B। तो फटाफट तरीके से ये समझ लेते हैं कि सवाल बोल क्या रहा है, ध्यान से सुनना। तो सवाल के अंदर एक ट्रायंगल ABC पे चर्चा हो रही है। ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, तो कहोगे सर फिर से यहां पे इनडायरेक्ट तरीके से बताया गया है कि मेरा ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। यहां पे बोला जा रहा है कि ये एक ऐसा ट्रायंगल है जो कि वर्टेक्स ए पे राइट एंगल्ड है, यानी इनडायरेक्टली बोला गया है कि मेरे ट्रायंगल में एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो कॉमन सेंस से कह देंगे सर कि मेरा ट्रायंगल गारंटेड एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहां पे बताया गया है कि ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, जहां पे मेरे ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल वर्टेक्स ए पे बन रहा है। इसके बाद सवाल ने हमें अपने ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ बता दी। मुझे बता दिया गया है कि AB है 5 यूनिट्स का, AC है 12 यूनिट्स का, BC है 13 यूनिट्स का। अब इतनी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद दो अलग अलग टाइप के एक्यूट एंगल्स के लिए मुझसे कुछ टी रेशियोज पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले अपने ट्रायंगल के एंगल बी के लिए मुझसे साइन बी और टैन बी पूछा जा रहा है। इसके अलावा मेरे ट्रायंगल के एंगल सी के लिए मुझसे कॉस सी पूछा जा रहा है। नहीं निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अगेन पकड़ में आ रहा है सर कि यही वाली वैरायटी है। अब वैरायटी क्लियर है तो कैसे टैकल करना है ये भी क्लियर है। तो यहां पे पहले से ट्रायंगल बना के नहीं दिया है, तो सबसे पहले लैंग्वेज के हिसाब से ट्रायंगल बना लेते हैं। तो रैंडमली कैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। मान लो प्रिंस सर यहां पे बिल्कुल रैंडमली राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। अब बारी आती है ट्रायंगल के नामकरण की। तो पंडित जी ने ऑलरेडी नामकरण कर लिया था। अब मुद्दा यह है सर किस वर्टेक्स को ए बोले, किसको बी, किसको सी।
तो कुछ रेस्ट्रिक्शन है सर, मुझे बोला गया है कि 90 डिग्री वर्टेक्स ए पे बन रहा है, तो मैंने अपने ट्रायंगल में 90 डिग्री इस वर्टेक्स पे बनाया है, यानी कि सवाल के अनुसार यही मेरा वर्टेक्स ए हो जाएगा। अब ये जो वर्टिसेस बच गए हैं सर, उनमें से आपकी मर्जी है, रैंडमली किसी को बी या रैंडमली किसी को सी बोल दीजिए। आप चाहो तो इसको भी इसको सी बोल दो, आप चाहो तो इसको भी इसको सी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। मान लो प्रिंस सर यहां पे रैंडमली इसको बी इसको सी बोल देते हैं सर। तो ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बनके तैयार हो चुका है। अब यहां पे जो भी साइड लेंथ की कहानी गिवन है उसको फिगर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ए बी है सर 5, ए बी है 5। अगेन यूनिट नहीं गिवन है सर, तो यूनिट्स करके लिख लेंगे जैसा कि सीखा था। तो 5 यूनिट्स। इसके बाद ए सी है 12, अगेन यूनिट नहीं गिवन है सर, यूनिट्स करके लिख लेंगे। और बी सी है आपका 13 यूनिट्स, लिख लिया सर यहां पे बिना किसी दिक्कत के। अब समझना, सबसे पहले अपने टारगेट एंगल बी को सिलेक्ट करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना टारगेट एंगल बी को माना, ठीक है सर, ध्यान से सुनिएगा। तो इसको टारगेट एंगल माना है, तो इसके हिसाब से साइन बी और टैन बी क्या हो जाएगा सर। तो इसके हिसाब से पहले पीबीएच की कहानी को मार्क कर लेते हैं। तो कहोगे सर कि यहां पे 90 डिग्री के सामने वाला अपोजिट साइड हो जाएगा हाइपोटेनियस, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंगल के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है, परपेंडिकुलर रहता है सर। तो ये टारगेट एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि ये जो बच गया ये बेस हो जाएगा सर। अब पीबीएच की कहानी पता चल गई है, फटाफट पहले साइन भी निकाल लेते हैं। तो साइन भी क्या बोल दोगे सर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। वैल्यू पुटिंग करिए, परपेंडिकुलर है सर 12 यूनिट्स लिख लिया आपने, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस है सर आपका 13 यूनिट्स, ये भी आपने यहां पे लिख लिया सर। तो यूनिट से यूनिट गया, ये आ रहा है 12/13। तो यहां पे लिख लेंगे सर साइन बी बराबर 12/13। फटाफट इस कहानी को नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर है सर। अब यहां पे टैन पे भी बात करनी है अपने टारगेट एंगल के लिए, टैन पे भी बात कर लेते हैं सर। तो कह दोगे टैन बी बराबर, क्या बोल दोगे सर, तो पीबीएच के फॉर्म में फॉर्मूला जानते हैं टैन का, टैन होता है पी बाई बी, क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बाई बेस। वैल्यू पुटिंग करते हैं, परपेंडिकुलर है सर 12 यूनिट्स डिवाइडेड बाई आपका बेस क्या है सर, बेस है 5 यूनिट्स, लिख लिया सर यहां पे। तो यूनिट से यूनिट गया, यहां पे आपके पास बचा है 12/5। क्या बचा है सर, 12/5, यानी कि यहां पे अच्छे तरीके से बोल देंगे टैन बी बराबर 12/5। तो अपने फिलहाल इस टारगेट एंगल के लिए साइन भी निकाल लिया और टैन भी निकाल लिया। यह कहानी समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए, फिलहाल इतना नोट डाउन कर लीजिए फट से। अब देखो, अब मजेदार चीज हुई है सर, इसके लिए टारगेट एंगल बदलना पड़ेगा। अब टारगेट एंगल सी हो जाएगा सर, तो टारगेट एंगल बदलते हैं, इतना नोट डाउन कर लिया सभी ने, तो टारगेट एंगल अब बदल देते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, अब वाले टारगेट एंगल को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया सर टारगेट एंगल को। एच वही रहेगा, पी बी बदल जाएगा सर, तो टारगेट के हिसाब से पी बी को बदल देते हैं। तो यहां पे कह दोगे सर कि थीटा के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है, यानी कि जो बच गया वो हो गया बेस। अब यहां पे बात कर लेते हैं सर, तो पूछा जा रहा है कॉस ऑफ एंगल सी, यानी कि कॉस सी। कॉस सी क्या हो जाएगा सर, कॉस होता है बी बाई एच, तो b बाई एच। तो वैल्यू पुटिंग करें सर, तो b अब क्या हो गया समझना सर, टारगेट एंगल बदल चुका है, पी बदल चुका है। अब मेरा b है 12 यूनिट्स का डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस है सर 13 यूनिट्स का, लिख लिया, यूनिट से यूनिट गया, ये आ गया आपका 12/13। तो यहां से कह दोगे अच्छे तरीके से कि cos c बराबर 12/13 हो जाएगा। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है सर, समझ में आ गया, इजी सवाल जो पढ़ा उसी कंसेप्ट को अप्लाई किया। अब यहां पे इसी का प्रॉपर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनिएगा। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। सबसे पहले आप इस टारगेट एंगल के हिसाब से बात कर रहे हो, तो इसके हिसाब से तुमने पीबीएच को मार्क कर लिया सर, और उसके बाद साइन बी और आपका टैन बी बात कर ली। देखो यहां पे एक और चीज कर सकते हो सर, अगर आप डायग्राम में पीबीएच मार्क नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसा करके लिख सकते हो, व्हेन आवर टारगेट एंगल इज बी अकॉर्डिंग टू इट
हाइपोटेनियस बराबर BC, बेस बराबर AB एंड परपेंडिकुलर बराबर AC। तो अगर फिगर में PBH हाईलाइट नहीं करना चाहते तो इस तरीके से लिख के फिर आपको बोलना पड़ेगा, वो भी तरीका सही है। इस बात को भी कॉपी पे नोट डाउन करो। और अगर ऐसा लिख के करना चाहते हो तो समझना, अब आपको PBH बदलना पड़ेगा। तो एक ही डायग्राम में फिर से तो लिखोगे नहीं सर, काफी गंदा लगेगा। क्या करोगे, इसके लिए फिर से डायग्राम बनाओगे। एंगल B वाले T रेशोस पे बात हो गई, अब C वाले पे बात करने के लिए फिर से हमने अपना ट्रायंगल बनाया और उसके हिसाब से PBH को हाईलाइट किया। उसके बाद फिर हमने अपने कॉस ऑफ एंगल C पे बात की। फटाफट कहानी नोट डाउन कर लीजिए। अगेन अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे लिख के बनाना पड़ेगा कि नाउ कंसिडर टारगेट एंगल C, अकॉर्डिंग टू इट हाइपोटेनियस इज BC, परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज AC। तो अब आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, अगर आप वहां रिप्रेजेंट करके नहीं लिख के बनाना चाहते हो फिर यह काम करना पड़ेगा। क्लियर हुई कहानी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, इफ AB is equal to 4 and BC is equal to 3, find all the 6 trigonometric ratios of angle A। सवाल की कहानी समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगेन यहां पे ये इनडायरेक्टली बताया जा रहा है कि ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। यहां पे बोला जा रहा है कि ट्रायंगल ABC एक ऐसा ट्रायंगल है जो कि वर्टेक्स B पे राइट एंगल्ड है। यानी कि यहां पे बताया गया है कि आपका ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जहां पे ट्रायंगल के वर्टेक्स B पे 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल क्रिएट हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी ट्रायंगल में एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसी को तो राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो इनडायरेक्टली बताया गया है कि ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल वर्टेक्स B पे बन रहा है। अगेन मुझे अपने ट्रायंगल के 3 साइड्स में से 2 साइड्स की लेंथ बताई गई है। मुझे अपने ट्रायंगल के साइड AB की लेंथ बताई गई है, इसके साथ साथ BC की लेंथ बताई गई है। अब इतनी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद सवाल हमसे अपने ट्रायंगल के टारगेट एंगल A के लिए सारे के सारे T रेशियोज की वैल्यू पूछ रहा है। तो सवाल की कहानी क्लियर हुई, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सर। तो यहां पे तुरंत बोलोगे सर कि फिगर गिवन नहीं है, पहले फिगर बनाएंगे। सबसे पहले अपने राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। तो रैंडम तरीके से कैसे भी अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। मान लो प्रिंस सर यहां पे बिल्कुल रैंडमली अपना राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लेते हैं। तो प्रिंस सर ने अपने राइट एंगल ट्रायंगल को क्रिएट कर लिया है। अब बारी आती है ट्रायंगल के नामकरण की। तो पंडित जी ने अगेन नामकरण कर लिया है। अब मुद्दा यह है सर कि वर्टिसेस कुछ भी मान सकते हैं, यानी कि किसी को भी A, किसी को भी B, किसी को भी C मान ले, या फिर कुछ सोच समझ के मानना पड़ेगा, या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन है। तो कहोगे सर बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है। यहां पे क्लियरली बोला गया है कि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल वर्टेक्स B पे ही बनना चाहिए। तो फिगर के हिसाब से 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल यहां पे है, इस वर्टेक्स पे है, यानी सवाल के अनुसार इस वाले वर्टेक्स को B बनना पड़ेगा। अब A और C का क्या सर? तो कहोगे A C के लिए कोई भी कहानी नहीं है, यानी कि ये मेरी मर्जी है सर, मैं इसको A मान लूं, इसको C मान लूं, या फिर मैं इसको A मान लूं, इसको C मान लूं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही तरीके सही हैं। मान लो बिल्कुल रैंडमली प्रिंस सर यहां पे इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो अपना ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का नामकरण भी कंप्लीट कर लिया। अब ये जो साइड्स के बारे में बताया गया है इसको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगेन कहोगे सर यूनिट मेंशन नहीं है, यानी कि यूनिट्स करके बोल देंगे। तो AB 4 यूनिट्स, AB 4 यूनिट्स यहां पे बोल दिया। इसके अलावा BC 3 यूनिट्स, BC 3 यूनिट्स यहां पे बोल दिया सर। ठीक, इतना हाईलाइट कर लिया। अब टारगेट एंगल क्या है सर? एंगल A मार्क कर लेते हैं। तो टारगेट एंगल A है, मार्क कर लिया। अब टारगेट एंगल मार्क कर लिया है सर, तो उसके हिसाब से PBH की कहानी पता कर लेते हैं।
तो यहां पे क्या दोगे सर, 90 के सामने वाला अपोजिट साइड हो जाएगा हाइपोटेनियस। अगेन कहोगे सर थीटा के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है, यानी कि जो बच गया ये हो जाएगा बेस। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इस सिचुएशन के लिए मैंने आपको सिखाया था कि जब तीनों साइड्स की लेंथ नहीं बताई जाती है तो पहले फट से पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपने बचे हुए साइड की लेंथ को हम कैलकुलेट कर लेते हैं सर। तो यहां पे फट से पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इस साइड की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तुरंत यहां पे क्या दोगे सर, AC क्या हो जाएगा, तो क्या दोगे सर AC बराबर स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, डायरेक्टली लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, नहीं होनी चाहिए। अगर स्टेप वाइज अच्छे से लिखता तो ऐसे लिखते प्रिंस सर यहां पे कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे AB स्क्वायर प्लस यहां पे आपका BC स्क्वायर। तो प्रिंस सर ने डायरेक्टली इस तरीके से लिख दिया, AC बराबर स्क्वायर रूट के अंदर AB स्क्वायर प्लस आपका BC स्क्वायर, और यहां पे वैल्यू पुटिंग कर दी। समझ में आया सर, डायरेक्टली लिख दिया था। यार इतने तुम लोग अब समझदार हो गए हो, 9th में प्रिंस सर से पढ़ के आए हो, तो पता है सर इस तरीके से प्रिंस सर कई बार डायरेक्टली चीजें लिख देते हैं। ठीक है सर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर, 5 होता है, 5 यूनिट्स। कितना हो जाएगा सर, ये निकल के आ गया है हमारा 5 यूनिट्स पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। अगेन एक और चीज याद रखिएगा सर, 9th में भी मैंने आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में बताया था, यहां पे भी रिवाइज करवा देता हूं सर। राइट एंगल ट्रायंगल्स में ना जो 3 साइड्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन ना कुछ सिचुएशंस के लिए फिक्स होते हैं, हमें कई बार सेम सेम दिखेंगे। तो याद रखना सर, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 4 5 है ना, ये मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स बनाएंगे। तो इस तरीके से कुछ फेमस पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, जैसे जैसे आगे आते जाएंगे बताता जाऊंगा। उनमें से ये एक बहुत ज्यादा फेमस पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ये सीधे दिमाग में रखोगे ना तो एग्जाम में टाइम बचेगा। सीधे कहोगे अच्छा ये 3 है ये 4 है, सर ने बोला था पाइथागोरन ट्रिपलेट उसको कहते हैं जो कि 3 वैल्यूज मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स बनाते हैं। तो 3 4 के साथ 5 आता है, यानी कि ये 5 होना चाहिए। डायरेक्टली बोल सकते हो सर, लेकिन कॉपी पे तुमको लिख के दिखाना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो बचेगा ना। ये जो कैलकुलेशंस है इसका टाइम बच जाएगा। सीधे लिख देना बराबर 5 यूनिट्स, सिंपल सर, क्लियर है कहानी। तो ये चीजें फटाफट नोट डाउन कर लीजिए एक बार। तो तुमने पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाया और अपने ट्रायंगल का बचा हुआ साइड निकाल लिया। अब एक बार तुमने ट्रायंगल का बचा हुआ साइड निकाल लिया, अब सवाल में कोई दम बचा है क्या? कोई दम नहीं बचा है सर। अब यहां पे हमसे सारे के सारे 6 के 6 टी रेशियोज पूछे जा रहे हैं, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं सर। तो साइन के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन ऑफ एंगल क्या है सर, ए है, तो साइन ऑफ एंगल ए बराबर फॉर्मूला होता है P/H। पुट करिए सर। परपेंडिकुलर है 3 यूनिट्स डिवाइडेड बाय यहां पे हाइपोटेनियस है सर 5 यूनिट्स। तो यूनिट से यूनिट कट गया, ये आ रही है वैल्यू 3/5। 3/5 वैल्यू आ रही है सर। तो यहां पे अच्छे से लिख लेते हैं साइन ए बराबर 3/5। अब कॉस पे आ जाते हैं। कॉस ए होता है सर बेस बाई हाइपोटेनियस। वैल्यू पुटिंग करें सर तो 4/5 हो जाएगा, यानी कि 4 यूनिट्स बटे यहाँ पे 5 यूनिट्स। तो यहाँ पे यूनिट से यूनिट गया, ये आ रहा है सर 4/5। तो अल्टीमेटली अच्छे से लिख सकते हैं कॉस ए बराबर 4/5। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। टैन पे आ जाते हैं सर। तो टैन पे बात कर लें तो यहाँ पे कह दोगे टैन ए बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। वैल्यू पुटिंग करें सर P/B की, तो कह दोगे सर 3 यूनिट बाई 4 यूनिट हो जाएगा। तो 3 यूनिट्स बाई 4 यूनिट्स हो जाएगा। तो यूनिट से यूनिट गया, कह दोगे 3/4। अच्छे से लिख लें तो यहाँ पे लिख लेंगे टैन ए बराबर 3/4। अब बात कर लेते हैं मान लो कॉट की। तो कॉट ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल, यानी कि हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बिल्कुल रेसिप्रोकल है तो 4 यूनिट बाई 3 यूनिट हो जाएगा सर। तो 4 यूनिट्स बाई 3 यूनिट्स यहाँ पे हो जाएगा। तो यह आ गया है 4/3, यानी कि कह देंगे सर अच्छे से कॉट ए बराबर 4/3। अब बात कर लेते हैं सर कोसेक पे। कोसेक पे बात करेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे कोसेक ए बराबर साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि H/P हो जाएगा सर। वैल्यू पुटिंग करें तो H/P हो जाएगा 5 यूनिट्स बाई 3 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स
बाई आपका 3 यूनिट्स, ठीक है सर। यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपका 5/3, यानी अच्छे से लिख लें तो लिख लेंगे कोसेक ए बराबर 5/3। क्या लिख लेंगे सर? 5/3। इसके बाद क्या बचा सर? सेक बचा है। सेक की कहानी भी लिख लेते हैं। सेक ए बराबर क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि सर ये हो जाएगा h/b हाइपोटेनियस बाई बेस। वैल्यू पुटिंग करें सर तो 5 यूनिट्स बाई 4 यूनिट्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 यूनिट्स बाई 4 यूनिट्स। तो यूनिट से यूनिट गया, यह आ जाएगा सर 5/4, यानी कि अच्छे से लिख सकते हैं सेक ए बराबर यहाँ पे 5/4। तो 6 के 6 टी रेशियोज पे बात कर ली। फटाफट कहानी नोट डाउन कर लो। तो अगेन वो बात याद रखना सर, tan की बात ऐसे भी कर सकते हो या sin बाई cos से भी कर सकते हो, cot की बात ऐसे भी कर सकते हो या 1/tan से भी कर सकते हो, cosec की बात ऐसे भी कर सकते हो या फिर 1/sin से भी कर सकते हो, sec की बात ऐसे भी कर सकते हो या फिर 1/cos से भी कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कभी भी जब इस टाइप के सवाल बनाओ ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि साइन कोसेक रेसिप्रोकल है कि नहीं, कॉस सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है कि नहीं, टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है कि नहीं, तो एक बार चेक कर लेना, सही रहता है सर। तो यहां पे अगर चेक करें तो साइन है 3/5, इसका रेसिप्रोकल 5/3 कोसेक होना चाहिए, है सर। कॉस है 4/5, रेसिप्रोकल 5/4 सेक होना चाहिए, है सर। टैन है 3/4, कॉट रेसिप्रोकल 4/3 होना चाहिए, बिल्कुल है सर। तो एक बार इस तरीके से चेक कर लोगे तो सही रहता है सर। आंसर चेक कर लेना, फटाफट कहानी नोट डाउन कर लीजिए। इसी का प्रॉपर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो ये देखो सर प्रॉपर प्रेजेंटेशन, फटाफट नोट डाउन करो। तो सबसे पहले अपना फिगर बनाया, फिगर में सारी चीजें यहां पे मार्क की। अब देखो जो पाइथागोरस थ्योरम वाली बात बोली थी उस बात को सबसे पहले आप लिखोगे। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम जो आपको लिख के बनाया था, यहां जगह कम थी इसलिए मैंने नहीं लिखा था, आपको लिखना है सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम वाली बात बोल के इस साइड की आप लेंथ निकालोगे, उसके बाद ये पूरी कहानी आप लिखोगे कि साइन ए बराबर इतना तो इतना, कॉस ए बराबर इतना तो इतना, इस तरीके से टैन कॉट सेक कोसेक सबकी बात कर लोगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है सर? कहानी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसी तरीके से अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B if AB is equal to 12 and BC is equal to 5 find number 1 sin A and tan A, number 2 cos C and cot C। तो फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगेन यहां पे इनडायरेक्टली बोला जा रहा है सर कि ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पे इनडायरेक्टली बोला गया है कि मेरे ट्रायंगल ABC में जो इंटीरियर एंगल B है वो 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि इनडायरेक्टली बोला गया है सर कि ट्रायंगल ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब सवाल ने मुझे अपने इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC के 2 साइड्स बता दिए हैं। मुझे बता दिया गया है कि AB 12 यूनिट्स है और इसके साथ साथ BC जो है सर ये 5 यूनिट्स है। तो ट्रायंगल के 3 साइड्स में से 2 साइड्स का डेटा हमें गिवन है। अब हमें यहां पे ये 4 टी रेशियोज पूछे जा रहे हैं, यानी इसको देख के मुझे समझ में आता है कि सबसे पहले इसको निकालने के लिए मुझे अपने टारगेट एंगल को एंगल A फिक्स करना पड़ेगा। अगेन समझ में आता है सर कि इस वाले को निकालने के लिए मुझे अपने टारगेट एंगल को एंगल C फिक्स करना पड़ेगा। तो सवाल की कहानी क्लियर है, फटाफट तरीके से सॉल्यूशन पे कूद पड़ते हैं। तो डायग्राम नहीं बनाया गया है, हम रैंडमली बना लेते हैं। तो सबसे पहले रैंडम तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल रैंडम तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, जहाँ पे मेरे ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल मैंने यहाँ पे बनाया, इस वर्टेक्स पे बनाया। अब बारी आती है ट्रायंगल के नामकरण की। तो पंडित जी ने ऑलरेडी नाम रख दिया है ट्रायंगल ABC। अब मुद्दा यह है सर कि क्या हम किसी को भी A, किसी को भी तीनों में से B, किसी को भी तीनों में से C बोल सकते हैं या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन है? तो कहोगे बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है। क्लियरली बोला गया है कि आपके ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल वर्टेक्स B पे बन रहा है।
तो हमने अपने ट्रायंगल में इस वर्टेक्स पे 90 बनाया है, यानी कि सवाल के अनुसार कह देंगे सर कि ये वाला वर्टेक्स बी हो जाएगा। अब इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी आपकी मर्जी है, या तो इसको ए इसको सी बोल दो, या फिर इसको ए इसको सी बोल दो, प्योरली आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो। मान लो मैं रैंडमली यहां पे इसको ए और इसको सी बोल देता हूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC बन के तैयार हो चुका है। अब जो साइड्स का डेटा गिवन है उसको मेंशन कर लेते हैं। अगेन यूनिट नहीं लिखा है, खुद से यूनिट्स लिख लेंगे सर। तो AB है 12 यूनिट्स लिख लेते हैं, AB है 12 यूनिट्स। अगेन BC है 5 यूनिट्स लिख लेते हैं सर, BC है 5 यूनिट्स। ठीक है सर, लिख लिया। तो सबसे पहले 1 की बात करें तो टारगेट एंगल बनाना होगा एंगल A को, तो अपना टारगेट एंगल पहले बना लेते हैं एंगल A को। ठीक है सर, अब ये जो बनाया है इसके हिसाब से PBH की कहानी देख लेते हैं। तो कहोगे सर 90 के सामने वाला जो साइड होता है सबसे बड़ा होता है, वही होता है हाइपोटेनियस। सर एंगल के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से ये बेस हो जाएगा। तो इस वाले फर्स्ट वाली सिचुएशन के हिसाब से PBH की कहानी हमने यहां पे मार्क करके रख ली है सर। अब यहां पे सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ध्यान से सुनिएगा। कहोगे सर ट्रायंगल के 3 में से 2 साइड्स के बारे में बताया गया है, तीसरा पहले निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस की मदद से। पाइथागोरस लगाओगे, डायरेक्टली लिख रहा हूं सर, बोल दोगे यहां पे AC बराबर स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस यहां पे आपका इसका स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा सर? ये हो जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी रूट अंडर 169 हो जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट 13 होता है। देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने की आप लोगों को ऑलरेडी मैं ट्रिक बता चुका हूं, उस ट्रिक वाले वीडियो को जरूर देखिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है सर, तो AC की वैल्यू आ गई है 13, यानी ये हो जाएगा आपका 13 यूनिट्स का। तो पाइथागोरस की मदद से सबसे पहले अपने ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ हमने निकाल ली। अब यहां पे सिचुएशन के हिसाब से अपने टारगेट एंगल के हिसाब से गिवन T रेशियोज पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले टारगेट एंगल A माना, इसके हिसाब से PBH को हाईलाइट कर लिया। अब मुझे सबसे पहले चाहिए साइन A की वैल्यू। तो साइन ऑफ एंगल A क्या हो जाएगा सर? फॉर्मूला होता है PBH के टर्म में P/H, यानी वैल्यू पुटिंग करें सर तो P/H हो जाएगा 5 यूनिट्स बाई 13 यूनिट्स, 5 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 13 यूनिट्स हो जाएगा सर। यहाँ पे 5 को थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, 5 को थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ सर। 5 यूनिट्स बाई 13 यूनिट्स, तो यूनिट से यूनिट कट गया, ये आ रहा है सर 5/13, यानी अच्छे से लिख सकते हैं साइन A बराबर 5/13। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए सर, सिंपल सवाल। अब यहाँ पे tan A भी निकालना है सर, तो अगेन tan के लिए भी फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है सर परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि P/B। वैल्यू पुटिंग करें सर तो P/B हो जाएगा 5 यूनिट्स बाई 12 यूनिट्स, तो लिख लेते हैं सर 5 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 12 यूनिट्स। इसको हमने यहाँ पे लिख लिया सर, यूनिट से यूनिट गया, ये वैल्यू आ रही है 5/12। ठीक है सर, यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि tan A बराबर 5/12 हो जाएगा। ये यहाँ पे हम अल्टीमेटली कह सकते हैं सर tan A बराबर 5/12। फटाफट पहले इतनी कहानी को नोट डाउन करिए, साइड हो जा रहा हूँ। ठीक है सर, फर्स्ट पार्ट को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट में टारगेट एंगल चेंज हो चुका है सर, तो टारगेट एंगल चेंज हो गया, H तो वही रहेगा, PB बदल जाना है सर, तो उसके लिए इंतजाम कर लेते हैं। तो अब टारगेट एंगल है C, अब हमारा टारगेट एंगल है C और इसके हिसाब से इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये जो बच गया ये हो जाएगा बेस। अब टारगेट एंगल के हिसाब से सबसे पहले cos C पूछा जा रहा है सर, तो यहां पे कह देंगे cos C बराबर फॉर्मूला होता है सर B/H, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस। वैल्यू पुटिंग करें सर तो B/H हो जाएगा 5 यूनिट्स बाई 13 यूनिट्स, तो यहां पे लिख लेते हैं 5 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 13 यूनिट्स, तो यूनिट से यूनिट गया, ये वैल्यू आ रही है 5/13, यानी अच्छे से लिख सकते हैं cos C बराबर 5/13। अब यहां पे फाइनली निकालना है cot C, तो cot C क्या हो जाएगा सर? tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका tan होता है P/B, तो cot हो जाएगा B/P, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। वैल्यू पुटिंग करते हैं सर, B/P करेंगे तो ये हो जाएगा 5 यूनिट्स बाई 12 यूनिट्स,
5 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 12 यूनिट्स हो जाएगा सर। तो यूनिट से यूनिट कट गया, वैल्यू आ रही है यहाँ पे 5/12, यानी कि अल्टीमेटली कह सकते हैं cot c बराबर 5/12। फटाफट इस कहानी को नोट डाउन कर लीजिए, इसी को अच्छे से प्रेजेंट कर लेना है, फटाफट नोट डाउन करो, आसान सवाल, ठीक है सर। तो इस सवाल को भी यहाँ पे धुएं में उड़ा दिया। एक बार इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार नजर फेर लीजिए सर, प्रॉपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान से सुनना। तो मैंने आपको सिखाया था सर प्रेजेंटेशन में कि जब टारगेट एंगल बदलता है तो या तो फिर से डायग्राम बना के बताओ या इस तरीके से भी बोल सकते हो। तो आपको एक और तरीके से यहाँ पे बताया है सोल्यूशन, देखो यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले अपना ट्रायंगल बना लीजिएगा। ट्रायंगल बनाने के बाद जो भी डेटा गिवन है वो मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम तुमने यूज किया और आपने AC की लेंथ निकाली, इस बात को रिप्रेजेंट किया, AC की लेंथ निकाली, डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेना। अब उसके बाद सबसे पहले तुमने टारगेट एंगल A को माना है, तो इस बात को तुमने लिखा कंसिडरिंग एंगल एज टारगेट एंगल। मैंने आपको बोला था या तो यहां पे रिप्रेजेंट करिए या लिख के बनाइए, आपकी मर्जी है सर। तो अगर लिख के बनाओगे तो डायग्राम 2 बार नहीं बनाना पड़ेगा सर, ये सिंपल फंडा है। थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा लेकिन डायग्राम एक ही बार बनाना पड़ेगा अगर लिख के बनाओगे। रिप्रेजेंट करके बनाओगे तो डायग्राम 2 बार बनाना पड़ेगा सर। आप देख लो आपको क्या करना है। तो कंसिडरिंग एंगल एज टारगेट एंगल, P क्या है, B क्या है, H क्या है, यहीं पे लिख लिया सर। अब उस हिसाब से साइन A पुट किया सर, वैल्यू निकाला। tan A पुट किया सर, यहाँ पे आपका tan का भी वैल्यू निकाल लिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हो गई। अब किस पे बात करनी है, अब C पे बात करनी है सर। तो इसके हिसाब से अब टारगेट एंगल बन गया है एंगल C, तो इस बात को लिखेंगे कंसिडरिंग एंगल C एज टारगेट एंगल। अब इस हिसाब से PBH की जो भी कहानी होगी वो हमने यहां पे लिख लिया। अब पूछा जा रहा था cos C निकाल लिया, cot C पूछा जा रहा था, cot C भी निकाल लिया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका भी ले लीजिए सर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है सर कहानी, फटाफट नोट डाउन करिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ध्यान से सुनना। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन sin A cos A sin C cos C। सवाल क्या कहना चाह रहा है समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगेन यहां पे इनडायरेक्टली हमें बोला जा रहा है कि ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पे इनडायरेक्टली हमें बताया गया है कि ये जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, इसमें 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल वर्टेक्स B पे बन रहा है। अगेन सवाल ने मुझे अपने ट्रायंगल के 3 साइड्स में से 2 साइड्स की लेंथ बताई है। मुझे AB की लेंथ बताई है और इसके साथ साथ BC की लेंथ बताई है। अब इतनी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद सवाल हमसे 4 T रेशियोज की वैल्यू पूछ रहा है, जिसको अगेन देख के मुझे समझ में आता है कि इनकी वैल्यूज निकालने के लिए मुझे अपने ट्रायंगल के एंगल A को टारगेट एंगल बनाना पड़ेगा। अगेन समझ में आता है इनकी वैल्यूज निकालने के लिए मुझे अपने राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल C को टारगेट एंगल बनाना पड़ेगा। तो सवाल का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से क्लियर है, मुझे दिख रहा है सर बिल्कुल लास्ट वाले सवाल की तरह का ही सवाल है सर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले सवाल के लिए डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं सर। तो बिल्कुल रैंडम तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। रैंडम तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया, जहां पे मेरे ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल मैंने इस वर्टेक्स पे बनाया है। अब बारी आती है ट्रायंगल के नामकरण की। पंडित जी ने ऑलरेडी नाम रख दिया था ट्रायंगल ABC। तो मुद्दा यह है सर कि क्या मैं किसी भी वर्टेक्स को A, किसी को भी B, किसी को भी C बोल सकता हूं, या फिर वर्टिसेस के प्लेसमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? तो कहोगे सर बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है। सवाल ने बोला है कि आपके ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल वर्टेक्स B पे होना चाहिए। तो फिगर के हिसाब से इस वर्टेक्स पे 90 डिग्री है, यानी कि ये वर्टेक्स सवाल के अनुसार वर्टेक्स B होना चाहिए। अब आपकी मर्जी है, या तो इसको A इसको C बोल दो, या फिर इसको A इसको C बोल दो, ये आपकी मर्जी है। मान लो रैंडमली यहां पे प्रिंस सर इसको A और इसको C बोल देते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC भी ड्रॉ कर लिया, नामकरण भी कर लिया सर। अब ये जो 3 में से 2 साइड्स की लेंथ हमें गिवन है, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो AB है 24 सेंटीमीटर, रिप्रेजेंट कर लिया सर। BC है 7 सेंटीमीटर, इसको भी यहां पे हमने रिप्रेजेंट कर लिया है सर। ठीक है,
अब इसके बाद बारी बारी से दोनों सिचुएशन के लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपना टारगेट एंगल बना लेते हैं, एंगल ए को। तो एंगल ए को यहां पे टारगेट एंगल बना लेते हैं सर, बना लिया। अब इस टारगेट एंगल के हिसाब से कह दोगे यहां पे सर 90 के सामने वाला अपोजिट साइड हो गया हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है, यानी कि ये हो गया आपका बेस। क्लियर है सर कहानी? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। देखो, तो क्या दोगे सर, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये बचे हुए साइड की लेंथ निकाल लेंगे। तो फटाफट यहां पे कह देंगे AC बराबर स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा सर BC स्क्वायर। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं सर। तो AB है 24 सेंटीमीटर यानी कि 24 का स्क्वायर, प्लस BC है सर आपका 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, कई बार मैंने आपको बोला है कि मुंह जवानी 25 तक का स्क्वायर याद रखो, एग्जाम में कैलकुलेशन में टाइम बहुत बचता है सर। अगेन मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक भी सिखाई है, ट्रिक वाले वीडियो भी दिए हैं, उसको भी जरूर से देखिए सर। तो यहां पे अगर ट्रिक से मैं निकाल लूं फटाफट सर, तो कह दोगे ये हो गया आपका 16, ये हो गया 0 4 4 दूनी के 8 दूनी के 16 यानी कि 6 6 1 7 4 1 5, ये हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। सिंप्लीफाई कर लेंगे सर, 9 प्लस 6 15 का 5, यहाँ पे 1, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 का 2, यहाँ 1, 5 प्लस 1 6, 625 का स्क्वायर रूट हमें याद होता है सर 25 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो हमने यहां पे AC की लेंथ निकाल ली है, AC आ रहा है सर 25 सेंटीमीटर। इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान से मेरी बात को यहां पे सुनना। अभी जस्ट कुछ सवालों पहले मैंने पाइथागोरन ट्रिपलेट पे बात की थी। मैंने आपको बोला था कुछ पाइथागोरन फेमस वाले ट्रिपलेट याद रखोगे तो एग्जाम में कई बार टाइम बहुत बचता है। जैसे एक फेमस बोला होता है सर आपका 3 4 5, एक फेमस पाइथागोरन ट्रिपलेट। एक और फेमस ट्रिपलेट आपके सामने आ गया सर, याद रखिएगा 7 24 25, 7 24 25। इससे भी मिलके आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स बना सकते हैं। ये भी एक फेमस पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसी तरीके से एक और आपने लास्ट सवाल में देखा था, क्या था सर लास्ट सवाल में, एक बार देखना। तो लास्ट सवाल की बात की जाए तो 5 12 13, ये भी एक फेमस ट्रिपलेट है सर। क्या बोल दोगे? 5 12 13। तो मेनली अगर मैं 10th लेवल पे या फिर 11th 12th लेवल पे भी बात करूंगा ना, तो यही मेन ट्रिपलेट्स आपको मैक्सिमम सवालों में मिलते हैं। तो सीधे ट्रिपलेट दिमाग में रखोगे ना तो एग्जाम में बहुत टाइम बचता है, इसको नोट डाउन करो। क्लियर है सर? अब मुद्दे पे यहां पे लौटते हैं। तो यहां पे अब क्या करना होगा सर, तो यहां पे सारे साइड्स की लेंथ निकल गई है। टारगेट एंगल मैंने अज्यूम कर लिया है ए, इसके हिसाब से सबसे पहले साइन ए निकाल लेते हैं। तो साइन ए क्या बोल दोगे? कह दोगे सर साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। तो यहां पे फिगर के मुताबिक वैल्यू पुटिंग करेंगे सर, तो परपेंडिकुलर है आपका 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है सर 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, या रहा है 7/25, यानी कि कह देंगे सर साइन ए बराबर हो जाएगा 7/25। ठीक है सर, 4 में से 1 निकाल लिया। अब कॉस ए की बारी। तो कॉस ए क्या होता है सर? बेस बाई हाइपोटेनियस यानी कि B/H। वैल्यू पुटिंग करें सर, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, वैल्यू आ रही है 24/25। यानी ओवरऑल यहां से कह सकते हैं सर कॉस ए बराबर 24/25 हो जाएगा सर। यहां पे फटाफट नोट डाउन करिए, दूसरा टी रेशो भी निकाल लिया। ठीक है सर, क्लियर है कहानी? क्लियर होनी चाहिए। तो ये दोनों निकाल लिया है सर। अब सी पे आ जाते हैं, तो टारगेट एंगल बदलना पड़ेगा। टारगेट एंगल बदल लेते हैं, ध्यान से सुनना। तो टारगेट एंगल चेंज होगा सर, एच तो वही रहेगा लेकिन पी भी बदल जाएगा यहां पे। तो यहां पे कह दोगे सर अब मेरा टारगेट एंगल हो गया है सी, यानी इसके सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है, ये जो बच गया ये बेस हो जाएगा। अब यहां पे क्या निकाल लेते हैं सर? साइन सी कॉस सी भी निकाल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो साइन सी कॉस सी भी निकाल लेते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से यहां पे सुनिएगा कहानी को। पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो यहां पे अगर साइन सी कॉस सी की कहानी निकाली जाए तो सबसे पहले साइन सी आप बोल दोगे सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। वैल्यू पुटिंग करें सर,
तो 24 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 24 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ये आ रहा है 24 बाई 25, यानी कि ओवरऑल बोल देंगे साइन सी बराबर 24 बाई 25। क्लियर है सर? क्लियर होना चाहिए। अब फाइनली कॉस सी पे बात कर लेते हैं, तो क्या दोगे सर? कॉस सी बराबर हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस यानी कि बी बाई एच। तो फिगर के हिसाब से ये हो जाएगा सर 7 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर। कर लेते हैं सर 7 बाई 25 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ये आ रहा है 7/25, यानी ओवरऑल यहाँ से लिख देंगे cos c बराबर 7 बाई 25। फटाफट इस कहानी को भी नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है सर? तो सारे के सारे टी रेशियोज की वैल्यू जो भी हमसे पूछी गई थी उसकी वैल्यू हमने निकाल दी है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। क्लियर है सर? आसान सवाल। प्रॉपरली कैसे प्रेजेंट करना है तो आपको पता है सर कि अगर पीबीएच को डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो 2 बार ट्रायंगल बनाना पड़ेगा क्योंकि आपका टारगेट एंगल चेंज हो रहा है। नहीं तो कंसिडरिंग करके लिख के पीबीएच बता के बना दो तो एक ही ट्रायंगल से काम हो जाएगा। तो देखो यहां पे सर, तो यहां पे हमने एक ही ट्रायंगल से काम निकाला है। तो सबसे पहले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पहले तो फिगर बना लिया सर, फिगर बनाने के बाद पाइथागोरस थ्योरम से कहानी बता दी। इसके बाद इस कहानी को डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद यहां पे लिखा कंसीडरिंग एंगल एएस टारगेट एंगल पीबीएच की कहानी बता दी। जो भी टी रेशियो पूछे जा रहे थे इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद टारगेट एंगल चेंज हो गया है, अब मेरा टारगेट एंगल क्या हो जाएगा? एंगल सी हो जाएगा सर। तो टारगेट एंगल सी के हिसाब से यहां पे कहानी को अगेन बोल देंगे, वही सेम कहानी लिख लेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, इधर का भी और इधर का भी। क्लियर है सर? आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है इन द गिवन फिगर, यानी कि हमें ऑलरेडी एक फिगर प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके बाद आगे सवाल कहता है फाइंड tan ऑफ एंगल P एंड cot ऑफ एंगल R। अगेन सवाल यह भी कहता है इज tan P इज इक्वल टू cot R। तो फटाफट तरीके से सवाल की कहानी समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल ने हमें ऑलरेडी एक फिगर प्रोवाइड कर दिया है। फिगर को देख के समझ में आ रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है ट्रायंगल PQR। अगेन ये भी समझ में आ रहा है सर कि यहां पे मुझे अपने ट्रायंगल के 3 साइड्स में से 2 साइड्स की लेंथ बता दी गई है। मुझे बता दिया गया है कि PR की लेंथ है 13 सेंटीमीटर। अगेन मुझे बता दिया गया है कि PQ की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो इतनी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद सवाल हमसे 2 टी रेशियोज की वैल्यू पूछ रहा है, और ये जो टी रेशियोज की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है उसको देख के मुझे समझ में आ रहा है कि इस टी रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए मुझे अपने ट्रायंगल में एंगल P को टारगेट एंगल मानना पड़ेगा। अगेन इसको देख के समझ में आ रहा है कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे अपने इसी ट्रायंगल में एंगल R को टारगेट एंगल मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनकी वैल्यूज निकल के आ जाएगी, और एक बार इनकी वैल्यूज निकल के आ गई तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यूज बराबर है कि नहीं है। तो सवाल की कहानी क्रिस्टल क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी सर। तो अगेन सवाल का एक्सप्लेनेशन सुन के आपको समझ में आ गया होगा सर कि इस वैरायटी को टैकल करना जानते हैं। फटाफट तरीके से सवाल को धुएं में उड़ा देते हैं सर। तो यहां पे सॉल्यूशन की कहानी लिख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो कैसे प्रोसीड करेंगे? तुरंत कहोगे सर कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 में से 2 साइड्स की लेंथ पता है, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इस वाले साइड की लेंथ को निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, अगर पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगाएं तो हम लिख सकते हैं RQ का स्क्वायर प्लस यहां पे आपका PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर। अब अननोन क्या है सर? अननोन है यहां पे QR। तो यहां से QR बोलो RQ बोलो एक ही बात है सर। तो यहां से कह देंगे RQ स्क्वायर बराबर, ध्यान देना सर, इसको अकेला कर लेंगे, उसके लिए इस वाले टर्म को इस तरफ भेज देंगे। तो ये बन जाएगा RQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, यानी कि यहां से कह देंगे RQ बराबर स्क्वायर रूट के अंदर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। वैल्यू पुटिंग करेंगे सर यहां पे, तो स्क्वायर रूट के अंदर PR कितना गिवन है सर? 13 सेंटीमीटर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस PQ कितना गिवन है सर? 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 का स्क्वायर। अब देखो,
अब यहां पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं तो अच्छी बात है, इसका स्क्वायर निकालो और घटा दो, या दूसरा दिमाग भी चला सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे सेट है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी कर सकते हो सर। तो मैथमेटिक्स में कहीं पे भी दिमाग लग रहा हो ना तो हिचकिचाओ मत, दिमाग लगा दो सर। तो मान लो मैं दिमाग लगा के करता हूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगा तो a माइनस बी हो जाएगा 13 माइनस 12 यानी कि 1, a प्लस बी हो जाएगा 13 प्लस 12 यानी कि आपका 25 हो जाएगा सर, जो कि सिंपली 5 निकल के आ जाएगा। तो यूनिट क्या चल रही है, सेंटीमीटर हर जगह पे। तो हमने यहाँ पे आर क्यू की लेंथ कैलकुलेट कर ली है, ये निकल के आ रही है सर 5 सेंटीमीटर। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो आर क्यू निकल के आया है सर 5 सेंटीमीटर, हाईलाइट कर लिया। तो अब मुझे अपने राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स की लेंथ बहुत अच्छे से मालूम हो चुकी है। अब सबसे पहले tan p पे बात करते हैं। तो इस टी रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए मुझे अपने टारगेट एंगल को मानना पड़ेगा एंगल p। तो एंगल p को यहां पे हमने टारगेट बना लिया, ठीक है सर। अब ये जो टारगेट बनाया है इसके हिसाब से इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, और 90 के सामने वाला सबसे बड़ा साइड यानी कि हाइपोटेनियस। तो tan p की बात करें तो कह दोगे सर tan p बराबर क्या होता है, tan होता है सर परपेंडिकुलर बाई बेस। वैल्यू पुटिंग करें तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है सर। 5 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ये आ रहा है 5/12। तो अच्छे से लिख लें तो यहां पे लिख लेंगे सर tan p बराबर 5/12 निकल के आ रहा है। अब चूंकि आगे जाके वैल्यू बराबर है कि नहीं है ये भी चेक करना है, तो इसकी आगे जरूरत पड़ेगी ना सर, इसी वजह से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब यहां पे इसकी बात करने के लिए टारगेट एंगल को चेंज करना पड़ेगा, चेंज कर देते हैं सर। अब मेरा टारगेट हो जाएगा एंगल R। तो टारगेट के हिसाब से आपको बहुत अच्छे से पता है सर H तो वही रहेगा, लेकिन P और B की कहानी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी सर? तो अब मेरा टारगेट एंगल है R, यानी कि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि ये बेस हो गया। अब यहां पे बात करें तो लिख देंगे ऑल्सो कॉट ऑफ एंगल R, यानी कि कॉट R बराबर tan का रेसिप्रोकल होता है सर, यानी कि P बाई B का रेसिप्रोकल, यानी कि B बाई P, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। ये यहां पे हो जाएगा सर 5 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, ये आ रहा है सर 5/12। यानी कि अच्छे से लिख लेंगे कॉट ऑफ एंगल R, यानी कि कॉट R बराबर 5/12। तो जो टी रेशियोज की वैल्यू पूछी जा रही थी सर वो हमने निकाल लिया। अगेन इसकी वैल्यू की भी आगे जरूरत है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, ठीक है सर। इतना पहले नोट डाउन करो। तो सवाल का आधा पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमें ये चेक करके देखना था सर कि ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि दोनों टी रेशियोज की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है। तो हमसे पूछा जा रहा था क्या इनकी वैल्यू सेम होगी। हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी क्लियरली सी दैट tan p इज इक्वल टू कॉट r। ये वाली बात आपको लास्ट में लिख लेनी है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी क्लियरली ऑब्जर्व दैट tan p इज इक्वल टू कॉट r। क्लियर है सर? इतना लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है सर? अब इसी को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कैसे करना है इसको देख लेते हैं सर। तो ये रहा आपका प्रॉपर प्रेजेंटेशन। तो फिगर में चीजों को निकाल के रिप्रेजेंट कर लोगे। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के साथ शुरू करोगे, वो कहानी लिखोगे। उसके बाद यहां पे चूंकि दो अलग अलग एंगल्स को आपको टारगेट एंगल मानना पड़ेगा, इसी वजह से सबसे पहले कंसीडरिंग एंगल पीएस टारगेट एंगल पीबीएच की कहानी बता दोगे। जो भी टी रेशियो की जरूरत है निकाल लोगे। अब आपको आर को टारगेट एंगल मानना पड़ेगा, बात आपने बोली। अगेन पीबीएच की कहानी जो चेंज हुई वो आपने लिखी। अब जरूरत के हिसाब से कॉट आर निकाला। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी क्लियरली ऑब्जर्व दैट tan p इज इक्वल टू कॉट आर। इतना लिख दोगे। मजा ले कोई आधे नंबर भी काट ले। फटाफट नोट डाउन करिए। क्लियर है सर? अब एक मजेदार बात को अभी से थोड़ा सा जान लो, आगे इस बात की जरूरत पड़ेगी। देखो सर यहां पे मजेदार बात यह है कि ये जो वैल्यू सेम आई है ना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसके पीछे एक प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री की मैथमेटिक्स लगी है, जो कि आगे जाके जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे जाएंगे वहां पे हम डिटेल में समझने वाले हैं कि किस तरीके की मैथमेटिक्स यहां पे लगी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली। तो अभी से थोड़ा सा दिमाग में रखना
कि ये वैल्यू को इंसिडेंस से सेम नहीं आई है सर, ये सेम आती ही आती सर, बिल्कुल। और ये कहानी क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जाएंगे वहां पे समझने वाले हैं सर। फिलहाल इतनी बात को दिमाग में रखना, कहानी क्लियर हुई, क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे अपने सेशन के लास्ट सवाल को देखेंगे, अपनी इस पहली वाली वैरायटी के पहले वाले टाइप के लास्ट सवाल को देखेंगे। तो लास्ट सवाल पे लेक्चर के चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। अब ये रहा सर हमारे लेक्चर का आखिरी सवाल। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है, इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PQ is equal to 4 centimeter and RQ is equal to 3 centimeter. Find the values of sin P, sin R, sec P and sec R. तो फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सवाल के अंदर ट्रायंगल PQR पे चर्चा चल रही है। कैसी चर्चा चल रही है? तो अगेन इनडायरेक्टली ये बताया गया है सर कि मेरा ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मुझे यहां पे इनडायरेक्ट तरीके से बताया गया है कि ट्रायंगल PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे मेरे ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल वर्टेक्स Q पे क्रिएट हो रहा है। अगेन सवाल ने मुझे अपने ट्रायंगल के 3 साइड्स में से 2 साइड्स की लेंथ बता दी है, मुझे PQ और RQ की लेंथ बता दी है। अब इतनी सारी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद सवाल हमसे 4 टी रेशियोज की वैल्यू पूछ रहा है, जिसको देख के समझ में आता है कि इन दोनों टी रेशियोज की वैल्यू निकालने के लिए मुझे अपने ट्रायंगल में एंगल P को टारगेट एंगल बनाना पड़ेगा। अगेन मुझे समझ में आता है कि इन दोनों की वैल्यूज निकालने के लिए मुझे अपने ट्रायंगल में एंगल R को टारगेट एंगल बनाना पड़ेगा सर। तो सवाल की पूरी कहानी बहुत अच्छे से क्लियर है और ये रियलाइज हो रहा है सर कि ये हमारा जाना पहचाना टाइप 1 ही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन की कहानी देख लेते हैं सर। तो सबसे पहले डायग्राम क्रिएट कर लेंगे। तो रैंडमली यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल को हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, जहां पे ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल हमने यहां पे इस वाले वर्टेक्स पे बनाया है। अब बारी आती है सर ट्रायंगल के नामकरण की। तो अगेन पंडित जी ने ऑलरेडी नामकरण कर दिया है ट्रायंगल PQR। अब मुद्दा यह है सर कि क्या मैं तीनों में से किसी भी वर्टेक्स को P बोल सकता हूं, किसी भी वर्टेक्स को Q बोल सकता हूं, किसी भी वर्टेक्स को R बोल सकता हूं, या कोई रेस्ट्रिक्शन है? तो क्लियरली रेस्ट्रिक्शन है। बोला जा रहा है कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल Q पे बनना चाहिए। तो मेरे ट्रायंगल में 90 डिग्री यहां इस वर्टेक्स पे बन रहा है, यानी कि सवाल के अनुसार ये वाला वर्टेक्स Q होना चाहिए। अब P और R के लिए आपकी मर्जी है, या तो इसको P इसको R बोल दो, या फिर इसको P इसको R बोल दो। क्या बोलना है आपकी मर्जी है सर। मान लो प्रिंस सर यहाँ पे रैंडमली इसको P और इसको R बोल देते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल PQR बन के तैयार हो चुका है। अब जिस साइड लेंथ की कहानी गिवन है उस पर बात कर लेते हैं। तो PQ गिवन है 4 सेंटीमीटर, हाईलाइट कर लिया। अगेन RQ गिवन है 3 सेंटीमीटर, हाईलाइट कर लिया सर यहाँ पे। अब इन सारे टी रेशियोज की वैल्यू हमें निकालनी है, ध्यान दीजिएगा सर। तो यहां पे सबसे पहले अपने टारगेट एंगल को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको और इसको निकालने के लिए अपने टारगेट एंगल के तौर पे एंगल P को सेलेक्ट करते हैं सर। तो ये रहा एंगल P, इसको टारगेट एंगल की तरह सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो सिलेक्शन किया इसके हिसाब से सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है, यानी ये बेस हो जाएगा, और ये जो सबसे बड़ा वाला साइड है सर ये होगा हाइपोटेनियस। ठीक है सर। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो इजी है, कह दोगे सर कि सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इस साइड की लेंथ निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस लगाना जानते हो, थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं, आप अच्छे से कॉपी पे लिखना। सर 3 4 के कॉम्बिनेशन का ट्रिपलेट जानते हैं। ट्रिपलेट में क्या आता है? 3 4 के साथ 5 आता है। तो ये श्योर है सर कि ये लेंथ 5 सेंटीमीटर की होगी। आप चाहो तो पाइथागोरस से निकाल के देख लेना। तो अपने ट्रायंगल के रिमेनिंग साइड की लेंथ आ गई है सर। अब यहां पे सबसे पहले साइन P और सेक P पे बात कर लेते हैं। तो साइन P क्या हो जाएगा? कह दोगे सर फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई आपका हाइपोटेनियस। वैल्यू पुटिंग करते हैं सर।
तो फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनियस है 5, तो 3 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, वैल्यू आ रही है 3/5, यानी कि कह देंगे यहां पे अच्छे से साइन ऑफ एंगल P बराबर 3/5। क्लियर है कहानी? क्लियर होनी चाहिए सर। अब देखो यहां एंगल में भी P आ रहा है, यहां पे भी तुम P यूज कर रहे हो, तो थोड़ा ध्यान देना, यहां कैपिटल P है, आप इसको छोटा p बना के लिखना, ठीक है सर, क्योंकि ये फिर अलग अलग दिखेगा, नहीं तो एक ही जैसा दिखेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें ना एग्जाम में ध्यान में रखने वाली होती है, ठीक है सर। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब मुझे सेक P पे भी बात करनी है सर, तो यहां पे कह दोगे सेक ऑफ एंगल P बराबर, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है B/H, यानी सेक हो जाएगा H/B हाइपोटेनियस बाई बेस। वैल्यू पुटिंग करते हैं सर, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, वैल्यू आ रही है 5/4, यानी फाइनली बोल सकते हैं सेक P बराबर 5/4। इसको भी अच्छे से हमने यहां पे लिख लिया, तो 4 में से 2 की वैल्यू निकाल ली है सर। अब टारगेट एंगल चेंज करने की बारी, अब मुझे अपना टारगेट एंगल R को बनाना है सर, तो अब R को अपना टारगेट एंगल यहां पे बना लेंगे। इसके हिसाब से आपको पता है सर H तो हिलेगा नहीं, बिल्कुल सख्त लौंडा है, P और B बदल जाएंगे, तो P और B को यहां पे बदल दीजिए, तो यहां पे टारगेट हो गया है R, R के हिसाब से सामने वाला ये P परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो बच गया ये आपका बेस हो जाएगा सर। तो यहां पे अब साइन R की बात करें तो कह दोगे साइन ऑफ एंगल R बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आपका हाइपोटेनियस, वैल्यू पुटिंग करें सर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, वैल्यू आ रही है 4/5, यानी कि हम अच्छे से लिख लेंगे साइन R बराबर 4/5। लिख लिया सर, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद सेक R पे भी बात कर लेते हैं, तो यहां पे कह दोगे सर सेक R बराबर, सेक अगेन क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल, यानी B/H का रेसिप्रोकल, यानी कि H/B हाइपोटेनियस बाई बेस। फिगर के हिसाब से ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, वैल्यू आ रही है 5/3, यानी कि फाइनली यहां से बोल सकते हैं सेक R बराबर 5/3। तो 4 टी रेशियोज की वैल्यू पूछी गई थी, चारों कैलकुलेट कर लिया है। अब इसको अच्छे से प्रेजेंट करना आपका होमवर्क रहेगा। एक और होमवर्क आपका रहेगा कि आपको RS अग्रवाल सर की बुक खोलनी है और उसमें टी रेशियोज में जाना है, और फर्स्ट वैरायटी तुमको पहचानना मैंने सिखा दिया है। फर्स्ट वैरायटी के जितने सवाल मिलेंगे लाइन से बना देना सर। फटाफट सारे होमवर्क नोट डाउन कर लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है सर? तो यहां पे अपने कंसेप्ट्स की मदद से सवालों में टाइप 1 को, वैरायटी 1 को हमने बिल्कुल धोए में उड़ा दिया, बिल्कुल खल्लास कर दिया सर, अच्छे से सब कुछ समझ लिया। तो उम्मीद करता हूं सेशन में मजा आया होगा, चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। अगर आपको लग रहा है कहीं कोई भी डाउट है तो लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लो उसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो थोड़ा सा स्लो मोशन में उस पॉइंट पे देखिए, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रिंस सर कभी भी फ्री होते हैं तो आपके कमेंट्स के डाउट को रिप्लाई बैक करने की कोशिश करते हैं सर। तो कोई भी डाउट है अगर दूर नहीं हो रहा है जरूर से प्रिंस सर को बताइए सर। ये कहानी सभी को क्लियर हुई, क्लियर होनी चाहिए सर। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे मुझे जानना है तो आप मुझे किस पे फॉलो कर सकते हो? आप चाहो तो मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हो। अगर कोई भी पर्सनल लेवल का डाउट है जो आपको लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकते तो आप मुझे वहां पे बता सकते हो सर। क्लियर है? तो इसके साथ आज के लेक्चर की कहानी को एंड करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में अब अपने इसी टी रेशियो के कंसेप्ट पे बेस्ड सवालों की अगली वैरायटी को देखेंगे, अगली वैरायटी को टैकल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो एंजॉय किया है तो सेशन को लाइक करिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको बताइए कोई ऐसा टीचर है जो कि आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।